आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत के बारे में समझते हैं और ये समझते हैं कि पुर्तगाल से जो लोग आए थे, मतलब यूरोप से जो लोग आए थे, कैसे भारत में आए और किस तरह से भारत पर धीरे 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 करते करते पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिए। तो शुरुआत करते हैं पहले पुर्तगाल से या उससे पहले। देखिए यहाँ पे यूरोप के जो देश हैं, ये पूरा यूरोपियन देश है। यहीं से निकलकर स्पेन से एक नाविक था जिसका नाम था, नाविक का जो नाविक था उसका नाम था कोलंबस, है ना। वो नाविक का नाम क्या था? कोलंबस। कोलंबस ने वहाँ से निकला स्पेन से, और निकलने के बाद अपना नाव लेके भारत की खोज में निकल गए और उसको लगा कि इस तरह से जाएंगे तो भारत मिल जाएगा। तो यहाँ से सीधे निकल गया। इस समय यहाँ निकला तो एक देश मिला जिसका नाम था अमेरिका, है ना। तो वो अमेरिका जा पहुँचा, निकला था भारत की खोज में, पहुँच गया अमेरिका और उसी को वो कहने लगा कि भारत है, भारत है, भारत है। आया वहाँ से कहा कि भारत तो यहाँ है, और यहाँ से मतलब 92 में पहुँचा था। और ये उसके बाद 6 साल लगभग उसको पूरे यूरोप के लोग उसी को भारत मानते थे, है ना। इतना ये मतलब बकलोल कहा जाए कि मतलब 6 साल तक उनको पता नहीं था कि वही भारत, उसी को भारत मानते थे। तो फिर उसके बाद वास्को डी गामा चला, और वास्को डी गामा अब की उधर नहीं गया, कहा कि उधर है तो ई में हम निकलते हैं, और यहाँ से निकला और निकलते यहाँ से आते आते ऐसे पहुँचते ये नटाल यहाँ पे आया, नटाल पे आया। और यहाँ तक सोचिए आज से लगभग मतलब 15 से मतलब आज से करीब 500 साल पहले लोग यहाँ से गुजरात लोग व्यापार करने के लिए, व्यापार करने यहाँ आते थे। ये दक्षिण अफ्रीका में आया करते थे, है ना, यहाँ आया करते थे। तो यहीं से एक अब्दुल मजीद नामक व्यापारी ने वहाँ से गुजरात से आया हुआ था, और उसी से भेंट हो गया और फिर पूछा ये वास्को डी गामा ने कि भारत जो है किधर पड़ेगा, भारत किस साइड में होगा। तो इसने ये बताया था डायरेक्शन कि आप जो है इसी लाइन से ये सीधे निकल रहिए, और निकलने के बाद कहाँ पहुँचेगा? भारत पहुँचेगा। तो यहाँ से सीधे आया और इस तरह से निकला और भारत पहुँचा, है ना। इस रास्ते को नाम है केप ऑफ गुड होप। इस रास्ता का क्या नाम है? केप ऑफ गुड होप। अब केप ऑफ गुड होप को हिंदी में एक और कहा जाता है उत्तरमासा अंतरीप कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ भारत में पहुँच गया तो यहाँ बैठा हुए थे कालीकट के जगह पर पहुँचे, कालीकट नामक जगह पे। उसका बंदरगाह का नाम था कपक डाबू बंदरगाह था, और वह स्थान था कालीकट जो स्थानीय क्षेत्र था उसका राजा थे जमुरियन ने इसको भव्य स्वागत किया और बहुत इसको जो है मतलब सम्मान दिया, है ना। और सम्मान देने के बाद जब वहाँ से लौट रहा था या कुछ दिन बाद जब वहाँ समुद्र में गया और देखा कि एक जो है नाव, एक जहाज मतलब अरब से, मतलब ये पूरा अरबी, ये सब पूरा अरब है। तो यहाँ से निकला और ये अरब से जा रहा था इस साइड में। तो ये वास्को डी गामा ने उसको पकड़ा, उस जहाज़ को छीन लिया उससे, और छीन करके राजा जमुरियन को गिफ्ट कर दिया। कहा कि लीजिए ये मेरी तरफ से गिफ्ट है ना, यह गिफ्ट है, और गिफ्ट दे दिया। अब इससे और खुश हो गया जमुरियन, और खुश होने के बाद इसको जब वहाँ से आ रहा था तो बहुत भर के जो है इसको पूरा मसाला जड़ी बूटी वगैरह उसको दे दिए, लीजिए आप यहाँ से ले जाइए। और भारत का एक नीति भी रहा है कि कोई भी देश आएगा अतिथि देवो भव, कोई भी आएगा आदमी तो उसको बहुत सेवा सत्कार के साथ रखा जाता है ना। इसका परिणाम हुआ कि वह पुर्तगाल गया और फिर वहाँ से आया, है ना। बहुत बार उसको देखा देखी बहुत यूरोपीय लोगों ने भारत आना स्टार्ट कर दिया, और इसका भुगतना जो है हम लोगों का करीब 200 वर्षों तक करना पड़ा था, है ना। यानी कि कहा जाता है कि यदि अगर उस समय राजा जमुरियन जो वास्को डी गामा था आया था उसको बड़ी मारता, पटक का मारता उसको, यदि उसको एकदम मतलब इतना खदाड़ न करके बहुत उसको मारा होता तो दोबारा उसका हिम्मत नहीं था कि वह फिर भारत में कदम रखेगा, है ना। मतलब उधरे ही रहता वो, फिर इधर आने का साहस नहीं करता। लेकिन उसको इतना ना सम्मान मिला, प्यार मिला, और एक तो और यहाँ से जो सामान ले गया था अपना जहाज में लाद करके, वह यहाँ से जाने के जो खर्चा है और वहाँ से आने की खर्चा, ये खर्चा काट के तो उसको शुद्ध मुनाफा लगभग 60 गुना हुआ था, है ना। इससे उसका और जो है कॉन्फिडेंस हाई हो गया कि चलो भाई इतना कमाए हैं पैसा, इतना पैसा तो कहीं है ही नहीं, फिर दोबारा चलते हैं। तो फिर 1502 में फिर वापस आ गया, है ना। और आ गया, और वहाँ का जो राजा था, जो भैया था इसको,
जब इसको भेजा था कि जाइए भारत खोज करने के लिए, फिर वहाँ से वह आया और वह अपने वायसराय को भेज दिया। उस वायसराय का नाम था डी अल्मोड़ा, है ना, फ्रांसिस डी अल्मीड़ा, उसका नाम था फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस डी अल्मोड़ा को भारत में अपना वायसराय के रूप में भेज दिया, मतलब वायसराय राजा का जो दूत होता है उसको वायसराय कहा जाता है। वह अपना आ गया और यहाँ भारत में आने के बाद इसने कई काम किए। 1505 ईस्वी में भारत आ गया था। इसने सबसे पहले एक ये अथी कर दिया था, मतलब अपना फैक्ट्री स्थापित कर दिया था। और फैक्ट्री स्थापित के बाद इसने एक नीति चलाया था, शांत जल नीति, है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि शांत जल की नीति इन्होंने अपनाया था। और उसके बाद ये पूरे चाहता था कि पूरे जो एशिया जो क्षेत्र है, मतलब ये पूरा क्षेत्र है, ये क्या हो, शांत रहे, ताकि सभी लोग अपना आराम से व्यापार कर सके। ठीक है। उसके बाद इस पे एक संयुक्त मुस्लिम सैनिक बेड़े, मतलब संयुक्त मुस्लिम सैनिक बेड़े, बहुत सारा एक झुंड सैनिकों का इस पे आक्रमण कर दिया, इस पे ये फ्रांसिस डी अल्मोड़ा के जहाज पे, और आक्रमण करके इसको बुरी तरह से पराजित कर दिया। और ये अपना जान में जाकर किसी भी तरह से वहाँ से निकले, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा भाग गए। तो ये घटना हुई थी 1508 ईस्वी को। 1508 ईस्वी में ये घटना घटी और बुरी तरह से हार गया था अल्मीड़ा। उसके बाद जो है दूसरी बार फिर हुआ, फिर आक्रमण किया संयुक्त मुस्लिम सैनिकों ने, बेड़े ने, जबकि किया 1509 ईस्वी में। और जब 1509 ईस्वी में आक्रमण किया तब उस समय ये पूरी तरह से सुसज्जित था, तैयार था, और उस समय उसको हरा दिया, मैंने पराजित कर दिया। 1509 ईस्वी में उसको हरा दिया और हरा के उसको वहाँ से भागना पड़ा। ठीक है। और उसके बाद जैसे ही वो वहाँ से गया तो उसके बाद दूसरा जो पुर्तगाल के जो अथी थे, वायसराय थे, वो आए अल्बुकर्क, है ना। कौन है? अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क का। इन्होंने इसको आते आते कोचीन को, देखा ना, कोचीन, देखिए यहाँ पे कोचीन है, ये कालीगढ़ के बगल में, ये इसको जो है कहा कि अपना फैक्ट्री बना, अपना पहला जो है अथी बनाया था, राजधानी बनाया था, मुख्यालय बना दिया ना। फ्रांसिस डी अल्मोड़ा आया और अपनी कोचीन को क्या किया, सबसे पहले मुख्यालय बनाया। ठीक है। कोचीन का किया, मुख्यालय बना दिया। उसके बाद फिर शक्ति, इसको और कहा जाता है, माने पुर्तगाल जो शक्ति थी उसका वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है, अल्बुकर्क को ही माना जाता है। ये वास्तविक संस्थापक ही था। और ये 1510 ईस्वी में जो बीजापुर के एक शासक था आदिल शाही, उससे जीत करके, मैंने बीजापुर को जीत लिया और जीत करके अपने राज्य में मिला लिया। और ये कहा कि यहाँ पे अब शासक किसका होगा, तो फ्रांसिस का होगा, मैंने मेरा होगा, फ्रांसिस का होगा, यानी फ्रांसिस डी अल्बुकर्क को होगा। ठीक है। इस तरह से ये पूरा जो है बीजापुर को बना ले लिया। और इसने एक और काम किया महत्वपूर्ण, चर्च, इसने गोवा में चर्च का निर्माण कराया, हैं। और चर्च के साथ साथ उसके वहाँ पे जो सती प्रथा हो रही थी, सती प्रथा को पूरी तरह से बैन कर दिया कि सती प्रथा नहीं होगी। और इसका एक और काम था कि इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इंग्लैंड के जो पुर्तगाल के जो लोग हैं उनको यहाँ हम बुलाएं, और बुला करके जो गोवा है या आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ के जो स्थानीय जो महिलाएँ हैं उनसे शादी करवा दिया जाए, ताकि रिलेशन और अच्छे हो जाए। क्योंकि रोटी और बेटी का जो नाता होता है वह जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। इसीलिए वहाँ के जो लोग बुला करके यहाँ की महिलाओं से शादी करवा दिए। और आज भी वहाँ के लोग जो है ना, वहाँ के जो यहाँ की महिलाएं हैं जिनसे शादी की थी, उसी को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। वह इंडिया के नहीं है, वह आधा इंडियन है और आधा जो है यूरोपियन है, इसीलिए उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। चलिए, उसके बाद तो ये सब हो गया क्लियर, मैंने अल्बुकर्क भी समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद जो है इन लोगों ने ये सागर स्वामी, ये अपने आप को सागर स्वामी कहा था कुन्हा, है ना, नुनो डी कुन्हा जो था, ये भी भारत में आया। तो भारत में आने के बाद ये भी बहुत कुछ किया। पहला जो है इसका काम है, ये अपने आप को सागर स्वामी कहने लगा। सागर स्वामी ऐसे नहीं कहता था, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, देख रहे हैं ना, ये जो क्षेत्र, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा अरब सागर, ये पूरा अरब सागर में इसके जैसा ताकतवर कोई नहीं था। पुर्तगाल उस समय बहुत ही ताकतवर था, है ना। इसीलिए ये अपने आप को सागर सम्राट घोषित कर दे कि हम अगर इस एरिया में किसी को व्यापारी करना है, अगर इस एरिया में किसी को व्यापार करना है
तो हमसे परमिशन ले, अन्यथा उसको जहाज़ को नष्ट कर दिया जाएगा और पकड़ के जो है जब्त कर लिया जाएगा। तो इसीलिए जो भी अरब के जो लोग थे इधर आना चाहते थे तो इससे परमिशन लेते थे कि हमको आप परमिशन दीजिए कि में इधर जो है आकर के हम अपना व्यापार कर सकते हैं। इसलिए जो भी यहाँ से जहाज चलती थी तो सबसे पहले इससे परमिशन लिया करता था, है ना। और एक और चीज़ कि अल्बुकर्क, एक और पुर्तगालियों का एक और बड़ी देन है कि यहाँ पे इन लोगों ने ही जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस, छपाई, छपखाना, इसकी शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगालियों ने ही यहाँ भारत में लाया था। उसके बाद तम्बाकू, आलू, मक्का, तम्बाकू, आलू, मक्का, ये सब जो है अमेरिका, मध्य अमेरिका से इन लोगों ने ही भारत में लाया था और यहाँ पे खेती वगैरह किया गया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी परिदृश्य समझ में आया होगा कि किस तरह से पुर्तगाल से लोग भारत आए थे। ठीक है, और एक और चीज़, अल्बुकर्क ने एक और काम किया था कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो मलक्का स्टेट है, मलक्का है उस पर भी नियंत्रण किया था, है ना। अल्बुकर्क ने मलक्का स्टेट पर भी नियंत्रण कर लिया था और एक और फारस की खाड़ी में भी कब्जा किया था। फारस की खाड़ी में एक हरमुज द्वीप है, वहाँ पर भी कब्जा कर लिया था। कौन? अल्बुकर्क ने, है ना। इसलिए यहाँ पे इसके बाद फिर आया डच। ये पुर्तगाल की पूरा प्रदेश है। पुर्तगाल के बाद कौन आया? डच आया। एक और चीज़ जो मेन जो चीज़ है इसको याद रखने के लिए, ये छोटा डेट है, इसको याद रखिएगा। ये वाला कि 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट में वास्को डिगामा पहुंचा था। छोटा डेट मतलब 20 मई याद रखें। ये तो 1498 सब लोग याद रखता है, लेकिन 20 मई को भूल जाता है कभी कभी लोग, और इसमें छोटा डेट भी पूछ देता है। इसीलिए 20 मई 1498 को पुर्तगालियों ने कहा था भारत आया था, यानी कि वास्को डिगामा भारत आया था। तो इस तरह से पूरा पुर्तगाल है कोशिश किए हैं कि पूरा दे दें आपको। ठीक है, बाकी जो छूटा हुआ है उसको जरूर अगला क्लास में कवर कर देंगे हम लोग। उसके बाद देखते हैं डच। सबसे पहले भारत में पुर्तगाल आए थे, उसके बाद डच आए। ठीक है, तो डच जब आए थे तो डच का जो प्रतिनिधि था, डच का जो वायसराय था, बनाकर भेजा था डच, वह नाम था उसका हाउटमैन। ठीक है, हाउटमैन नाम था। और हाउटमैन जब चला तो यह सीधे भारत नहीं पहुंचा, ये पहुंच गया सुमात्रा, इंडोनेशिया में पहुंच गया। और इंडोनेशिया में पहुंच करके देखा कि इधर तो इस क्षेत्र में पूरा तो ये पुर्तगाल सब कब्जा किए हुआ था और उसमें पुर्तगाल का वर्चस्व था, और इसीलिए यह यहाँ ना करके इंडोनेशिया में पहुंच गया। इंडोनेशिया इस तरह पड़ेगा, इस तरह से इस साइड में थोड़ा सा नीचे है, इस तरह से नीचे है इंडोनेशिया, इस साइड में पहुंचेगा। तो इसलिए कहाँ चल गया? यहाँ ना कर इंडोनेशिया में चल गया, यहाँ पे चला गया इस साइड में। इस साइड में जब पहुँच गया, इंडोनेशिया में गया, तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि इस क्षेत्र में ये भी मसाला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये भी क्षेत्र जो है बहुत सारे यहाँ से मसाला वगैरह लेकर के ये भी यहाँ जाने लगा, व्यापारी करने लगा। ठीक है, फिर 1658 में कासिम बाजार, पटना, है ना, कासिम बाजार, पटना, इस सब में फिर पहुँचा। मतलब धीरे धीरे यहाँ से व्यापार कर रहा था, मसाला वगैरह यहाँ से ले जा रहा था, व्यापार कर रहा था। लेकिन सोचा कि अब इतना छोटा जगह में थोड़ा रहेंगे, फिर यहाँ से निकला और आया, और यहाँ से धीरे धीरे आकर कहाँ पहुँचा, ये मतलब इस एरिया में पहुंचा। और पहुंचने के बाद वहां गया और ये सबसे पहले अपना कासिम बाजार, पटना, इस सब क्षेत्रों में एक परमिशन लिया औरंगजेब से, और औरंगजेब से लेने के बाद फिर इस जगह फैक्ट्री स्थापित किया। फिर उसके बाद औरंगजेब था उस समय 1664 ईस्वी में, औरंगजेब से लिया परमिशन हाउटमैन ने, और परमिशन लेकर के बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये में तीन राज्यों में इन्होंने 3% के चुंगी पर, मतलब कर पर, औरंगजेब ने इन डचों को व्यापार करने के लिए छूट दे दिया कि आप जो है 3 राज्यों में व्यापार कर सकते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। फिर इसी के साथ एक युद्ध हुआ, बेदरा के युद्ध, और बेदरा के युद्ध में पुर्तगालियों का अंत हो गया। और क्योंकि पुर्तगाली बेदरा के युद्ध हार गए थे बुरी तरह से, और हारने के बाद इसी के साथ इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, और इनका शक्ति पूरी तरह से भारत से खत्म हो गई, नष्ट हो गई, और इन लोगों ने यहाँ से दफा हो गए, निकल गए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं ये जो सभी जो कंपनी जो यूरोप से लोग आए थे, सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, उसके बाद डच, है ना, डच के बाद फिर आए थे ब्रिटिश के बाद डेनिश के बाद फ्रांसिस, उसके बाद स्वीडिश। ये 6 देश भारत में आया था सबसे पहले। तो सबसे पहले जो आया था वो आया था पुर्तगाली। तो इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं PDB DFS,
PDB-DFS। PDB-DFS मतलब P मतलब पुर्तगाल, डी मतलब डेनिश, डी मतलब डच, और बी मतलब ब्रिटिश, और डी मतलब डेनिश, और एफ फ्रांसिस, और एस स्वीडिश। इस तरह से आपको PDB-DFS ये आपको ये शॉर्ट में इसको याद कर सकते हैं कि किस तरह से जो है सबसे पहले कौन आया था। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है ये देख रहे हैं कि यहाँ पे दमन है, दीव है, दमन है, सूरत है, बम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, है ना, इस तरह से दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेंट जेवियर चर्च। सेंट जेवियर चर्च जो है 1515 में बनाया था कौन, तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो बनाया था। उसके बाद पुर्तगाली आया, जो सबसे पहले पुर्तगाली आया 1498 ईस्वी में, और यहाँ पे अपना 1498 ईस्वी में ही क्या कहते थे फैक्ट्री वगैरह स्टार्ट कर दिए थे, और उस समय अल्मुड़ा था, उस समय कौन था, अल्मुड़ा। उसके बाद जो है अंग्रेजी, है ना, अंग्रेज जब भारत में आए थे 1600 ईस्वी में, तो इसने अपना पहला जो फैक्ट्री था 1600 ईस्वी में स्थापित किया था, कहाँ पे, सूरत में, है ना, यहाँ पे सूरत में जो है अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। उस समय जो वायसराय थे कौन थे, ये टॉमस रो थे, सर टॉमस रो। उसके बाद जो है डच 1602 ईस्वी में आए, और इसने सबसे पहले मसूलीपट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में एक जगह है मसूलीपट्टनम, यहाँ पे अपना जो है मुख्यालय बनाया था, है ना, और उस समय विरचू था, वहाँ का जो वायसराय था कौन सा, विरचू था। ठीक है, उसके बाद आया फ्रांसिस 1664 में आया, ये सूरत में, है ना, ये सूरत में ही क्या था अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, मुख्यालय बनाया था। और उसके बाद जो है ये मार्टिन वहाँ का वायसराय था फ्रांसिस का। फिर है स्वीडिश 1771 ईस्वी में, और स्वीडिश जो है गोहनबर्ग में बनाया, और यहाँ के यूसेलिकस जो है वहाँ एक ये था वायसराय था। तो इस तरह से आपको एक थोड़ा सा मेरा प्रयास रहा है कि आपको पूरे विश्व को से जो मतलब वहाँ से यूरोप से जो लोग आए थे, यूरोपियन जो देश आए थे, यूरोपियन से जो लोग आए थे, वह किस तरह से भारत पे आकर के कब्जा कर धीरे धीरे करके कब्जा किए हैं, उसको समझाने का हमने प्रयास किया है। यदि आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला वीडियो तो मतलब ये तो बनाने वाले ही है, मतलब अंग्रेज पर कि अब